तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 1 है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो देखिए, आपके स्कूल में जो बुक था वो चेंज हो चुका है। तो हमने जो नोट्स बनाया है वो चेंज हुए बुक से ही बनाया है। तो आप लोग वीडियो को यदि अगर अंत तक देख लीजिएगा तो इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी बात जो आपका अध्याय प्रश्न है उसको भी आप बहुत ही आसानी से हल कर लीजिएगा। और देखिए, हमने नोट्स को बहुत अच्छे से तैयार किया है। तो सिर्फ आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आपको इस चैप्टर से अगर थोड़ा भी दिक्कत आ जाए तो आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा, लेकिन अभी आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं कि नवज्योति कोचिंग, तो ये मेरे कोचिंग का नाम है। हम लोग एक कोचिंग संस्था चलाते हैं जिस कोचिंग का नाम है नवज्योति कोचिंग सेंटर, ठीक है। तो देखिए, टॉपिक का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है फसल, यानी फसल क्या होता है। तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, गेहूं का फसल हो सकता है, धान का फसल होता है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये बाबा बैठे हुए हैं, ठीक है। ये बाबा बैठे हुए हैं, आप लोग गलत मत सोचिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको फसल दिखाई दे रहा है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक एरिया में बहुत सारे एक ही प्रकार के पौधे लगे हुए, ठीक है, और जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक भी हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, फसल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पौधा लगा हुआ है ये गेहूं का पौधा है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप मान लीजिए खेत में धान का अगर मान लीजिए बहुत सारा पौधा लगाते हैं तो उसे धान का फसल कहेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका है कि फसल को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहला है आपका खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल, ठीक है। तो आप समझिएगा कि खरीफ फसल होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहला नंबर है खरीफ फसल, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाता है। वर्षा ऋतु कहने का मतलब होता है कि जब किसी फसल को अगर हम जून जुलाई में बोते हैं ना, तो उसे वर्षा ऋतु में कहा जाता है। तो आप लोग जानते होंगे कि धान का फसल जो होता है वो वर्षा ऋतु में ही बोया जाता है। तो इसीलिए जो धान का फसल होता है उसे हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि बार बार यही पूछता है कि बताइए धान की फसल कौन सी फसल है। तो आपको खरीफ फसल याद रखना है, ठीक है। और देखिए, यहाँ पर कुछ और पॉइंट दिए गए हैं कि भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, खरीफ फसल में कौन कौन से फसल आते हैं। तो धान हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा, कपास हो जाएगा। ये सब जो है खरीफ फसल हैं, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा अगर परिभाषा पढ़े होंगे कि वैसी फसल जिसे वर्षा यानी कि जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर महीना में काट लिया जाता है, तो ये भी आपका परिभाषा बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसमें कोई गलती नहीं है। इसके बाद देखिए रबी फसल। तो देखिए, शीत ऋतु यानी अक्टूबर से मार्च तक, शीत ऋतु कहने का मतलब होता है जब ठंडी का मौसम आ जाता है, ठीक है ना। तो शीत ऋतु में उगाए जाने वाली फसलें को रबी फसल कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग को पता होगा कि जो गेहूं का पौधा होता है उसे अक्टूबर या नवंबर महीना में बोया जाता है, और मार्च अप्रैल महीना में क्या होता है, तो गेहूं के पौधे को काट लिया जाता है। तो याद रखिएगा, जो रबी फसल का जो सबसे मुख्य फसल है वो है गेहूं का। अगर आपसे पूछेगा तो वो गेहूं का ही पूछेगा कि बताइए गेहूं किस प्रकार का फसल है, तो आप लोग को याद रखना है ये रबी फसल है, ठीक है। और अगर परिभाषा पूछ दिया तो आप लोग परिभाषा दे दीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि रबी फसल क्या है। तो शीत ऋतु यानी कि ठंडी के मौसम में बोई जाने वाली फसल को ही क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। इनके मुख्य फसल ये है गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सब क्या है, तो रबी फसल के उदाहरण है, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला नंबर है कि कृषि पद्धतियाँ। तो देखिए, जब हम लोग फसल उगाते हैं तो हम लोग यानी कि बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, जैसे मिट्टी को तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक मिलाना, सिंचाई, खरपतवार को हटाना, बहुत सारा काम होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, कृषि पद्धति कहते हैं। तो फसल को उगाने के लिए अपनाए जाने वाले तरीके और प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो कृषि पद्धति कहेंगे। इसे याद रखिएगा। और देखिए, कृषि पद्धति में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, इसके बाद खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई हो जाएगा, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। तो आपकी जो बुक में डिस्कस किया गया है वह कृषि पद्धति के बारे में ही
पूरा चैप्टर में बताया गया है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, तो सभी पद्धति को बारी बारी से समझेंगे। तो आप लोग सिर्फ वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला है मिट्टी तैयार करना, यानी मिट्टी को कृषि के लिए उपयुक्त बनाना। अगर हम मिट्टी को कृषि खेती करने के लिए उपयुक्त बनाते हैं तो उसे क्या कहेंगे, तो मिट्टी का तैयार करना कहेंगे। यह फसल उगाने का पहला कदम होता है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आपका है कि मिट्टी तैयार करने से मिट्टी ढीली और पोली हो जाती है, जिससे पौधे की जड़ गहराई तक जा सकती है। इससे पौधा को पर्याप्त पोषण मिलता है और वे स्वस्थ और भरपूर पैदावार देते हैं। तो देखिए, मिट्टी तैयार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब मिट्टी को तैयार करते हैं तो पौधे जो होते हैं ना, उसकी जड़ें जो होती है वो गहराई तक चल जाती है और बहुत अच्छा पैदावार देती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मिट्टी का तैयार करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा है जुताई, यानी कि मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। तो जब हम मिट्टी को उलटते पलटते हैं तो हमारा खेत जो है वह नरम हो जाता है, ठीक है, ढीली हो जाता है, उसी को पोला कहते हैं, ठीक है ना। तो मिट्टी का ढीली एवं नरम करना ही क्या कहलाता है, पोला कहलाता है। याद रखिएगा, जब हम मिट्टी को उलटते पलटते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो जुताई कहेंगे। क्या कहेंगे, जुताई, इसे याद रखिएगा। कृषि के औजार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हल आता है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो देखिए, वह यंत्र या औजार जिससे बीज बोने के लिए जमीन जोती जाती है उसे क्या कहते हैं, हल कहते हैं। और देखिए, हल में लोहे की तिनकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहा जाता है, याद रखिएगा। और हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का होता है जिसे हल सेप्ट कहते हैं, हल सेप्ट कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो यानी कि जो हल का जो मुख्य भाग होता है ना, उसको क्या कहेंगे, तो हल सेप्ट कहेंगे, इसे याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कुदाली, ठीक है। इसका प्रयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। कुदाली का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो जो यानी कि देखिए, जब हम अगर आपके खेत में अगर घास ज़्यादा हो जाता है या फिर खरपतवार अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, कुदाली का प्रयोग करते हैं। तो कुदाली का प्रयोग करके हम उस यानी कि खरपतवार को हटा देते हैं, या फिर जैसे जोता जाता है ना, तो इसे मिट्टी को ढीली करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, तो कुदाली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कल्टीवेटर क्या होता है, तो जो एक ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है, ठीक है। इसे आप लोग जानते होंगे, ये क्या है, कल्टीवेटर है, जिसको हम लोग नौफारा भी बोलते हैं अपने देहाती भाषा में, ठीक है, क्योंकि इसमें नौ फार लगे हुए होते हैं, इसीलिए इसे नौफारा बोला जाता है। जो एक ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है, इसका उपयोग आजकल जुताई करने के लिए किया जाता है। यह एक आधुनिक कृषि उपकरण है जो श्रम और समय दोनों की बचत करता है, ठीक है। समझिएगा, यहाँ पर जो कहा गया है श्रम और समय, श्रम मतलब होता है मेहनत, ठीक है ना। यदि अगर मान लीजिए ये कल्टीवेटर नहीं होता तो हम लोग जो खेत जो 3 से 4 बीघा जिसके पास होता है वो यानी कि कुदाली से तमते तमते थक जाते, ठीक है ना, मेहनत बहुत ज़्यादा लगता, समय भी बहुत ज़्यादा लगता। तो उसको बचाने के लिए ये यानी कि कल्टीवेटर का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिससे यानी कि मेहनत भी बच जाता है और समय भी बच जाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए हमारा है बुआई, ठीक है, समझिएगा, जिसे वनप या बोना भी कहा जाता है, ठीक है, बुआई को वनप या बोना भी कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें बीजों को मिट्टी में डाला जाता है ताकि फसल उगाई जा सके, ठीक है। जब अगर मान लीजिए हम बीज को मिट्टी में डालते हैं, ठीक है ना, जुते हुए खेत के जब जब यानी कि खेत का अच्छी तरह से जुताई कर लेते हैं, उसमें जब हम बीज डालते हैं तो उसी को बुआई कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए सील ड्रिल क्या होता है, इसको समझिएगा, आपकी किताब में जिक्र किया गया है, इसीलिए हम बता रहे हैं। यहाँ देखिए, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सील ड्रिल का प्रयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सील ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। जब देखिए हम इस ट्रैक्टर का यहाँ पर देखिए देख रहे हैं ना, इसी को सील ड्रिल बोलते हैं, यानी कि एक प्रकार का उपकरण होता है जो कि बुआई करने में मदद करता है। समझिएगा, जब हम किसी खेत को में अगर मान लीजिए बीज को रोपते हैं, अगर हाथ से अगर मान लीजिए खुरपी हो चाहे कोई भी ऐसा हथेली उपकरण हो, जिससे अगर हम बीज को अगर बोते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, मेहनत भी लगता है। लेकिन ये जो उपकरण है, इससे यानी कि समान दूरी पर बीज भी यानी बुआता है और गहराई तक भी जाता है। तो इसीलिए यानी कि जो जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होता है वो क्या करता है, तो बीज को बोने के लिए सील ड्रिल मशीन का ही उपयोग करता है, जिससे यानी कि बीजों के बीच समान दूरी हो और
बीजों के बीच समान दूरी हो और यानी बीज गहराई में जा सके। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि सील ड्रिल क्या है। तो सील ड्रिल एक बुआई करने वाला मशीन होता है जिससे बीज जो होता है वो समान दूरी पर बोई जा सकती है और गहराई में भी जाती है, जिससे पक्षियों का भी खतरा नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है खाद एवं उर्वरक मिलाना। खाद और उर्वरक मिट्टी में मिलाकर पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो समझिएगा कि जो मिट्टी होता है उसमें यदि अगर हम खाद एवं उर्वरक मिलाते हैं तो वो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व देता है, ठीक है ना, जिससे यानी कि वह ज़्यादा विकसित करता है और ज़्यादा फसल देता है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो जानवरों के अवशिष्ट और मृत पौधों से बनता है, जबकि उर्वरक रासायनिक या प्राकृतिक हो सकते हैं। समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर खाद एवं उर्वरक में देखिए अंतर क्या है, सो समझिएगा। तो देखिए इसमें जो होते हैं ना खाद में, इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, जबकि जो उपकरण होते हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, जो कि पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रदान करता है, जिससे फसल में पैदावार ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर है जो खाद होते हैं, खाद को जंतुओं के अवशिष्ट तथा पौधे के मृत भागों के अपघटन से तैयार किया जाता है। यानी कि जो खाद होता है जंतुओं के गोबर से हम प्राप्त कर सकते हैं, सड़े गले पौधे से हम लोग क्या करते हैं तो खाद को प्राप्त करते हैं, जबकि उर्वरक जो है इसे व्यावसायिक रूप से रासायनिक पदार्थ से बनाया जाता है। यानी कि जो उर्वरक होते हैं उसको यानी कि हाथों से, मशीनों द्वारा, ठीक है ना, बनाया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए खाद देखिए क्या होता है कि ये मृदा की उर्वरकता को प्रभावित नहीं करते हैं, अपितु उसकी वृद्धि करते हैं। ठीक है, यानी कि जो खाद होते हैं ये भले थोड़ा कम करे, लेकिन याद रखिएगा ये क्या करता है तो मृदा को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन मृदा में जो उपजाऊ शक्ति होती है उसमें वृद्धि करता है। लेकिन याद रखिएगा जो उर्वरक होता है, जो हम लोग खाद यानी यूरिया, पोटाश जो डालते हैं खेत में, वो यानी कि लगातार उपयोग करने से मृदा की उर्वरकता में कमी आ जाती है। याद रखिएगा ये फायदा बहुत ज़्यादा करता है, यानी कि फसल बहुत बढ़िया से उगेगा, लेकिन ये यानी कि मिट्टी को क्या करता है तो नुकसान पहुंचा देता है। ज़्यादा अगर हम खाद और बीज खाद अगर मिलाते हैं तो इससे जो होती है मिट्टी की उर्वरकता शक्ति वो यानी कि कम हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है सिंचाई। पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम तरीकों से भूमि को पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम तरीके से भूमि को पानी देना ही क्या कहलाएगा, सिंचाई कहलाता है। जब अगर मान लीजिए हम खेत में फसल को बोते हैं तो फसल में क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, चाहे वो तालाब से डाले या कुआं से डाले या फिर नलकूप की सहायता से डाले। तो जब हम पानी डालते हैं तो उसी को सिंचाई कहा जाता है। सिंचाई के स्रोत आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर देखिए कहा गया है कि जो कुआं होते हैं, जलकूप होता है, तालाब होता है, झील हो गया, नदियां हो गई, बांध एवं नहर इत्यादि जो होते हैं ये जल के स्रोत हैं, और इसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं तो सिंचाई करते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है कि सिंचाई की आधुनिक विधि, यानी कि जो सिंचाई के जो नए नए विधि निकल कर आए हैं उसके बारे में हम लोग आप जानेंगे। तो सबसे पहले है छिड़काव तंत्र। ठीक है, इसे स्प्रिंकलर सिस्टम भी कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो सिंचाई के लिए पानी का छिड़काव करती है, जैसे वर्षा। ठीक है ना, यानी कि जो छिड़काव तंत्र होता है इसके माध्यम से हम जो यानी कि पानी डालते हैं वो वर्षा की तरह होता है खेतों में। ठीक है ना, इसमें पानी को पाइप के माध्यम से पंप करके फिर उसे स्प्रे हेड के माध्यम से हवा में छिड़का जाता है, जो छोटी बूंदों के रूप में जमीन पर गिरती है। और देखिए इससे क्या होता है तो पानी का ही बचत होता है, और सभी जो यानी कि देखिए खास करके जो छिड़काव तंत्र का जो उपयोग किया जाता है ना वो असमतल जमीन पर, जैसे मान लीजिए कि जमीन की सतह ऐसी है, ठीक है ना, जमीन की सतह ऐसी ना होकर ऐसे उठा हुआ है, तो जब अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम पानी डालेंगे तो ये सारा पानी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो छिड़काव तंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए अगर वर्षा की तरह पानी पड़ेगा तो सभी भाग में बराबर पानी पड़ेगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा छिड़काव तंत्र का प्रयोग वहाँ पर करेंगे जहाँ पर जमीन असमतल हो। और यह क्या होता है तो इसमें क्या होता है कि पाइप लगा देते हैं, इसमें क्या होता है कि एक पाइप के माध्यम से पानी डाला जाता है, और इसके जो
मुखरा होते हैं, इसके जो मुहाना होते हैं ना, वहाँ पर एक स्प्रे हेड लगा हुआ रहता है, ठीक है, जो यानी कि पानी के फुहारे को बारिश की तरह कर देता है, जिससे पूरे खेत में आसानी से पानी पहुंच जाती है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे छिड़काव तंत्र। इसके बाद देखिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या होती है। तो पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके पानी पहुंचाने की एक आधुनिक तकनीक है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। यह सिंचाई की एक कुशल और प्रभावी विधि है। आपसे पूछेगा कि बताइए सिंचाई का सबसे बढ़िया एवं उत्तम साधन क्या है, तो वह है ड्रिप यंत्र, ठीक है ना। समझिएगा, ड्रिप यंत्र में देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि मोटर लगा हुआ, ठीक है ना, वाटर टैंक है, यहाँ पर देखिए क्या गया, तो पाइप गया है, और जितने भी यानी कि पौधे की जो पंक्ति होते हैं उसमें सभी पौधे के पंक्ति में पाइप लगा दिया जाता है, और सभी पौधे के पास एक यानी कि नली छोड़ दी जाती है, जिससे यानी कि थोड़ा थोड़ा यानी बूंद बूंद करके पानी उस पौधे के जड़ में गिरते रहता है, जिससे पौधे को कभी पानी की कमी भी नहीं होती है, और पानी उतना वेस्ट भी नहीं जाता है। तो ये यानी कि सिंचाई करने का सबसे उत्तम साधन है। इसे आप लोग याद रखिएगा कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है, तो पौधे की जड़ों में बूंद बूंद करके पानी पहुंचाने की एक आधुनिक तकनीक है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। यह सिंचाई की एक कुशल और प्रभावी विधि है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए अगला नंबर है खरपतवार से सुरक्षा। समझिएगा, खरपतवार वे अवांछित पौधे हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए उग जाते हैं। आपसे पूछेगा कि खरपतवार होता क्या है, तो देखिए जब हम किसी फसल को बोते हैं तो फसल के साथ जो यानी कि अनुपयोगी फसल के साथ जो अनुपयोगी पौधा जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना, तो ये सब जो पौधा है हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है, तो ये सब पौधा क्या हो जाएगा, तो यानी कि खरपतवार कहलाएगा, ठीक है, जिनकी उपस्थिति किसान को लाभ की तुलना में हानिकारक अधिक होती है, यानी कि लाभ तो नहीं देता है बल्कि हानि बहुत करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो खरपतवार कहेंगे, ठीक है। आप लोग खरपतवार का परिभाषा याद रखिएगा कि जो फसल के साथ उगने वाले वैसे पौधे जो यानी कि हमारे लिए उपयोगी नहीं होते हैं, उसे क्या कहेंगे, तो खरपतवार कहेंगे। इसके बाद देखिए निराई क्या होता है, समझिएगा, खेतों में अवांछित पौधे को हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। जैसे हम लोग अगर धान की फसल को उगाते हैं, तो धान अगर 3 से 4 महीना का 2 से 3 महीना अगर यदि हो गया, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, तो उसको कमठौनी करते हैं, कमाते हैं, जितने भी यानी उसमें मान लीजिए जो धान के साथ जो अवशिष्ट पौधा उग जाता है, उसको हम खेत से क्या करते हैं, तो खुरपी की सहायता से निकालते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। तो खेत में जो फसल होती है उसके साथ उगने वाले अवांछित पौधे को खेत से निकालने की क्रिया को क्या कहेंगे, निराई कहेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा है यानी कि खरपतवार नाशी। समझिएगा, खरपतवार को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल होने वाले रसायन को खरपतवार नाशी कहते हैं। यानी कि जब हम फसल को बोते हैं ना, तो उसके साथ बहुत सारे खरपतवार उग जाते हैं, ठीक है, तो उसको नष्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रसायन का उपयोग करते हैं, जिसका फोटो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो इस दवाई का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, तो स्प्रे के माध्यम से करते हैं, और इससे हमारे जो फसल होते हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि जो यानी कि उसके साथ जो अवशिष्ट पौधे होते हैं उसको क्या करता है, तो ये गला देता है या फिर सुखा देता है, जिससे यानी कि वह नष्ट हो जाता है और हमारा फसल बहुत अच्छे से विकास कर जाता है, ठीक है। और देखिए याद रखिएगा, जब हम लोग अगर खेत में स्प्रे कर रहे होते हैं तो उस समय हमको अपने मुंह पर मास्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो खरपतवार नाशी होते हैं ना, वो भले ही पौधे को प्रभावित करें या ना करें, लेकिन मानव शरीर को ज़रूर प्रभावित कर देता है। तो इसीलिए जब आप किसी भी अगर रसायन का हानिकारक जब भी अगर आप किसी रसायन का अगर मान लीजिए खेत में छिड़काव कर रहे हैं, तो अपने मुंह पर मास्क ज़रूर लगा लें, ताकि आपके स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का कोई असर ना हो, ठीक है। इसके बाद देखिए कटाई या कटनी क्या होती है, ठीक है, तो वह कृषि कार्य जिसमें तैयार फसलों को खेतों से काट कर एकत्रित किया जाता है, इसके बाद उसकी मराई, ओसौनी एवं भंडार किया जाता है। समझिएगा, कटाई का मतलब होता है जब मान लीजिए हमारा फसल तैयार हो जाता है, ठीक है, फसल अगर तैयार हो गया, उसके बाद जब हम उसको काटते हैं तो उसी को कथी कहते हैं, कटनी या कटाई कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो उसको मराई करते हैं। मराई मतलब क्या होता है, ओसौनी मतलब क्या होता है, भंडार मतलब क्या होता है, हम लोग आगे समझते हैं। समझिएगा, हार्वेस्टर, तो हार्वेस्टर एक कृषि उपकरण है जिसका उपयोग फसल को काटने और इकट्ठा
करने के लिए किए जाते हैं। तो हार्वेस्टर जो होता है उसका हम उसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब मान लीजिए फसल को काटना होता है। फसल को काटते हैं तो और इकट्ठा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हार्वेस्टर का उपयोग करते हैं। हार्वेस्टर एक प्रकार का मशीन है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसकी सहायता से हम फसल को आसानी से काट कर इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए थ्रेशरिंग क्या होता है सो समझिएगा। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेशरिंग कहते हैं। तो जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो गेहूं का पौधा होता है ना, तो उसको पहले काट लिया जाता है, उसके बाद थ्रेसर, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, थ्रेसर बोलते हैं। और थ्रेसर की सहायता से क्या करते हैं, तो गेहूं को अलग कर लेते हैं और भुस्सा को अलग कर देते हैं। तो उसी को थ्रेसरिंग कहा जाता है। जब किसी फसल के दाने को अलग और उसके जो भुस्सा होता है उसको यदि अगर हम अलग करते हैं तो उसी को क्या कहेंगे, थ्रेसरिंग कहेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए फटक कर या विनोइंग क्या होता है इसको समझिएगा। विनोइंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भुस्सा अनाज से अलग किया जाता है। जैसे आप लोग इस फोटो में इस माता जी को देख सकते हैं। ये जो माता जी हैं वो क्या करते हैं, तो अन्न को ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हवा के माध्यम से जो इसमें छोटे छोटे यानी हल्के गर्दे होते हैं या फिर भुस्सा के कण होते हैं वो हवा के माध्यम से दूर चला जाता है, जबकि जो भारी कण अन्न होते हैं वो यानी कि नीचे गिर जाता है। तो इसी को फटक या विनोइंग कहते हैं। ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए भंडार क्या होता है, भंडारण। ठीक है। तो समझिएगा भंडारण का अर्थ है किसी वस्तु या सामग्री को सुरक्षित रूप से और व्यवस्थित ढंग से संग्रह करना ताकि उसका उपयोग भविष्य में किया जा सके। तो भंडारण मतलब जैसे आप लोग मान सकते हैं कि हम फसल को काट कर लाते हैं और उसको यानी कि सुखा उखा के, ठीक है, जब हम कोठी में रख देते हैं तो उसी को भंडारण कहा जाता है। और जब मान लीजिए जिसको डर लगता है कि कोठी में रखने से खराब हो जाएगा तो वो लोग क्या करते हैं, एफसीआई गोदाम में वो लोग क्या करते हैं, तो एफसीआई गोदाम में रख देते हैं। यहाँ पर अनाज को बहुत ही सुरक्षित ढंग से रखा जाता है। ठीक है। तो आप लोग को याद रखना होगा कि एफसीआई गोदाम क्या होता है। तो यहाँ पर अनाज का भंडारण किया जाता है ताकि यहाँ पर अनाज को सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है। अब देखिए साइलो क्या होता है, तो बड़ी मात्रा में अनाज या अन्य सामग्री को स्टोर करने के लिए बनाया गया एक मीनार नुमा गोदाम होता है जिसका इमेज आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। इसी को साइलो कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अनाज का भंडार किया जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए पशुपालन क्या होता है, तो पशुपालन कृषि की एक शाखा है जो पालतू जानवरों से संबंधित है, जैसे कि मांस, दूध, रेशे या अन्य उत्पादकों के लिए पाले जाने वाले जानवर। तो समझिएगा हमको अगर दूध और मांस, रेशे और अन्य उत्पादों की अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, तो पशुपालन करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए याद रखिएगा लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का। ठीक है। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है जिससे विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो समझिएगा मछली को खाने से हमें क्या होता है, तो विटामिन डी की प्राप्ति होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये वीडियो आपका यहीं पर अंत होता है। तो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर हमने आपको समझाने का थोड़ा भी प्रयास किया हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि चैनल थोड़ा नया है। अगर आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा तो हम आपके लिए पूरे सभी सब्जेक्ट का नोट्स लाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम आप लोग को क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो वहाँ पर आप लोग क्वेश्चन का जवाब फटाफट दे दीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।